हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। देखो, कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे परसेंटेज के बेसिक टू एडवांस लेवल तक, मींस कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पहले शुरू किए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी टाइप्स का लेवल बढ़ाया था। पहले तो पिछले दिन का कुछ रिवाइज होना ज़रूरी है। जो भी हमने पिछले दिन कल क्वेश्चंस किए थे, आई होप सो कि आप सब ने वो क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे और करके देखे होंगे। तो उनके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने देखो लिखा है। अगर आप इसका आंसर निकाल पाते हो, इट मीन्स आपको पिछली क्लास ऑलमोस्ट क्लियर है, बेसिक आपको क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है कि आपने जो भी पिछली क्लास जिन्होंने नहीं करी है अटेंड, वो जाके पहले पिछली क्लास अटेंड करेंगे। प्लेलिस्ट में मैंने परसेंटेज का टाइटल डाल के प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें नंबर वाइज क्लासेस आ जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो ये वाला जो है ये पार्ट 3 चल रहा है। जिन्होंने पिछला नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे और उसको देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मीन्स आप सही चल रहे हो, आपको समझ आ रहा है। अब मैं आज की क्लास आगे नेक्स्ट टाइप्स के साथ शुरू कर रही हूँ और ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में ज़रूर देना है। अब देखो, कल जो भी मैंने टाइप्स करवाई थी, पिछली क्लास में जो भी टाइप्स करवाई थी, उनमें से हमने एक ही मेथड से सभी टाइप्स करी थी। तो उन टाइप्स में से एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था, वो मैं आज ले रही हूँ। फिर मैं अगली टाइप्स शुरू करूँगी आज। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, 50% of remaining are in English, 30% of remaining are in Sanskrit. If remaining 6300 books are in regional या फिर other languages, then what is the total number of books in library? हिंदी में पढ़ लेंगे एक बार। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है और शेष का 30% संस्कृत में है। यदि 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो कुल पुस्तकें कितनी हैं? अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में मेथड बताया था कि हम परसेंटेज लेते हैं फिर उसका रेशियो बनाते हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले, जिन्होंने भी वो अटेंड नहीं करी है वो पहले वो अटेंड करेंगे, तभी आपको आज की क्लास समझ आएगी। क्योंकि जो मैं मेथड करवा रही हूँ वो मैं पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ डिटेल में। चलिए, तो मैं बताती हूँ। हम वहाँ पे क्या करते थे, परसेंटेज उठाते थे और उसका रेशियो बनाते थे। ऐसे ही यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला 20% बुक्स क्या है, हिंदी में है। तो पहले मैं 20% लिख लेती हूँ। 20% ये हिंदी वाली हैं, हिंदी। उसके बाद 50% ऑफ रिमेनिंग, 20% बुक्स तो हिंदी में हो गई। अब जो बची उसका 50% इंग्लिश में है। 50% रिमेनिंग का किस में है, इंग्लिश में। आगे पढ़ो, 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन संस्कृत। अब जो बची उसका 30% संस्कृत में है, 30% है संस्कृत। और उन्होंने बोला कि इन सब का निकाल के, ये जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाली हैं, ये तीनों निकाल कर हमारे पास बाद में कितनी बुक्स बचेंगी, 6300 बुक्स बचेंगी। तो हम पहले इसका रेशियो बनाते हैं, जैसे हम करते हैं रेशियो बनाते हैं। 20% का रेशियो 1/5 हो जाता है, 50% का 1/2 हो जाएगा और 30% का 3/10 हो जाएगा। तो मैं अच्छे से लिख देती हूँ। अब हम इसका रेशियो बनाएंगे।
देखो 1/5 है, तो हम इसमें अज्यूम करेंगे कि पहले बुक्स कितनी थी 5, हिंदी की बुक्स कितनी है 5, हिंदी की बुक्स नहीं सॉरी, टोटल बुक्स हमने मान लिया कि 5 है, अज्यूम कर लिया पहले। अब उन्होंने बोला कि 20% किताबें हिंदी में हैं, 5 का 20% 1 होगा। इसका मतलब कि एक किताब 5 में से एक किताब हिंदी में है, तो बची कितनी 4, 5 में से एक किताब, टोटल किताबें 5 है, 5 में से एक किताब हिंदी में है, तो बची कितनी 4। अब मैं बची हुई यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बची हुई किताबें दी हुई हैं कि बची हुई किताबें कितनी है 6300, इसीलिए हम यहाँ पर बची हुई लिख रहे हैं। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट परसेंटेज का अज्यूम कर लेंगे कि 2 थी, 2 का 50% 1 होता है, 2 में से एक किताब इंग्लिश में है, बची 1। ऐसे ही यहाँ पर 10 में से 3 किताबें संस्कृत में हैं, बची कितनी 7। अब जैसे हम करते थे इसी मेथड से कि पहले कितनी है और बाद में कितनी बची, वो कैसे निकालेंगे, रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 × 2 × 10 मल्टीप्लाई कर दो, और नेक्स्ट रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1 × 7, और जो कटता है वो काट दो, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10 कट जाएगा, 25:7 आ गया आपके पास। अब आप देखो ये आ गई 25 की स्टार्टिंग में कितनी किताबें थी 25, और 7 क्या आया, बची हुई किताबें कितनी हैं 7, तो स्टार्टिंग वाली हम 25x मान लेंगे, और बची हुई किताबें हम 7x मान लेंगे, और बची हुई जो किताबें हैं वो क्वेश्चन में दी हुई हैं कि 6300 हैं। इट मीन्स हमारा ये जो 7x है वो किसके इक्वल लिखेंगे, हम 6300 के इक्वल लिखेंगे। मैं करती हूँ इसे, 7x = 6300, x की वैल्यू यहाँ से 900 आ जाएगी। अब उन्होंने हमसे टोटल बुक्स पूछी है लाइब्रेरी में, टोटल बुक्स 25x आया था हमारा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, 25 × 900, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 22,500। दिस इज द आंसर। टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 22,500। 22,500। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश, 50% आर इन हिंदी, एंड रिमेनिंग 500 आर इन अदर लैंग्वेजेस। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। अब आप सोचोगे कि ये अगली टाइप कैसे हुई, ये क्वेश्चन तो पीछे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है। पिछले वाला क्वेश्चन भी तो देखो लाइब्रेरी वाला ही क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इसी टाइप का लग रहा है देखने में, लाइब्रेरी वाला। बट ये सेम टाइप्स नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन चाहे देखने में सेम लग रहे हैं पर दोनों की टाइप डिफरेंट है। अब कैसे पता करना है टाइप डिफरेंट है, स्टेटमेंट देखो ज़रा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि 20% बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। 20% बुक्स तो हिंदी की हो गई, अब जो बची उसका 50% इंग्लिश में है। रिमेनिंग वर्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। बट जो अगला क्वेश्चन है इसको देखो अब ध्यान से, 30% बुक्स आर इन इंग्लिश, 50% आर इन हिंदी।
यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड मिसिंग है। यहाँ हमें सीधा बोला है कि 50% हिंदी में है। डिफरेंस समझ आया दोनों क्वेश्चंस में क्या है? वहाँ पर बोला था बची हुई का 50%, यहाँ पर कुछ नहीं बोला ऐसा। यहाँ बोला 30% इंग्लिश में है, 50% हिंदी में है। ओके, तो पहले तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि दोनों क्वेश्चन में, दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है। वहाँ पर रिमेनिंग होगा परसेंटेज के साथ, यहाँ पर रिमेनिंग नहीं है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे कि करना कैसे है क्वेश्चन। देखो 30% बुक्स तो उन्होंने बोला इंग्लिश में है, ठीक है, 30% इंग्लिश में हो गई, और 50% किस में है? हिंदी में है। 30 और 50 मिला के 80% हो गया। तो जो 80% बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश की हो गई मिला के, हिंदी प्लस इंग्लिश की हो गई मिला के। अब बोला कि 500 किताबें बची जो बाकी भाषाओं में हैं। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में क्या है, ये 100 मान के बहुत इजीली हो जाता है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, टोटल हम मान लेंगे 100 हैं, टोटल किताबें 100 हैं। 30% इंग्लिश में, 100 का 30% 30 होता है, मतलब 30 बुक्स जो हैं वो आ गई इंग्लिश में, और 50% हिंदी में है, मतलब 50 बुक्स आ गई हिंदी में, और 50 और 30 80 हो गई। बची कितनी हमारे पास? 20 बुक्स बची हैं। बट क्वेश्चन में बोला है कि 500 बुक्स बची हैं जो बाकी भाषाओं में हैं। अब हम तो अज्यूम कर रहे थे ना, इसे हमने तो 100 अज्यूम किया है, इसीलिए हमारा 20 बच रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचना चाहिए? 500। तो ये जो 20x है वो 500 के इक्वल है। हमारा रिमेनिंग 20 था ना, 20x इज इक्वल टू 500। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। अब पूछा क्या उन्होंने, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन दी लाइब्रेरी। अब हमने टोटल बुक्स कितनी मानी थी? 100 x देख लो, इसको x ही है ना ये, एक तरह से हम तो रेशियो में ले रहे हैं ना क्वेश्चन, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, 100 इंटू 2500। तो लाइब्रेरी में टोटल बुक्स हैं 2500। ये आंसर आएगा आपके पास। एक बार दोबारा सुन लो, टोटल हमने पहले 100 बुक्स अज्यूम कर ली थी अपनी तरफ से कि 100 हैं। 30% बुक्स इंग्लिश में, मतलब 30 किताबें इंग्लिश में हो गई, 50 किताबें हिंदी में हो गई, तो 80 हो गई टोटल। बची कितनी? 20। हमारा आ रहा है कि 20 बच रही हैं जो अदर लैंग्वेजेस में हैं, पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 500 हैं जो अदर लैंग्वेजेस में हैं। तो 20x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 500 के। x की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई। पूछा क्या था? टोटल बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में। हमने टोटल बुक्स 100 मानी थी, मीन्स 100x, क्योंकि जो 100 है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, अज्यूमेशन वाली है। तो 100x, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल बुक्स हैं 2500। कोई भी डाउट होगा कुछ भी चीज़ में, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कमेंट में ज़रूर लिखना है, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का है ये सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है मोहन गिव 25% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। मोहन ने अपनी आय का 25% अपनी पत्नी को दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि उसकी इनकम कितनी है, तो मैं उसकी टोटल इनकम यहाँ पर 100 मान लूँ। यहाँ पर देखो सिंपल परसेंटेज है तो हम 100 मान सकते हैं। मैंने आपको बोला था जहाँ पर 14 2/7 हो, 8 1/3 ऐसी परसेंटेजेस आ जाती हैं तो हमें दिक्कत होती है 100 मानने में।
अदरवाइज अगर सिंपल नंबर है तो आप 100 मान सकते हो। ओके, तो मैंने टोटल इनकम उसकी 100 मान ली। अब उन्होंने बोला कि उसने अपनी इनकम का 25% अपनी वाइफ को दे दिया। 100 का 25% 25 ही होगा, इसका मतलब 25 रुपीज़ उसने अपनी वाइफ को दे दिए। अब आगे पढ़ो, एंड 25% टू हिज सन्स, और 25% अपने बेटों को दे दिया। ये नहीं बोला कि बचे हुए का 25% अपने बेटों को दिया, डिफरेंस है। क्या बोला उन्होंने? 25% अपने बेटों को दे दिया, सीधा ये बोला है। तो 100 का 25% 25 ही होगा, 25 रुपये बेटों को दे दिए। अब 25 रुपये वाइफ को दिए, 25 रुपये बेटों को दिए, हो गए कितने? 50। 50 तो उसने दे दिए, बचे कितने? 50 ही बचेंगे, उसके पास 50 रुपये ही बचे उसके पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? रिमेनिंग 450 ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। शेष 450 रुपये वो अपने लिए रखता है। अब हमारे अकॉर्डिंग हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं 100 मान के, तो हमारे अकॉर्डिंग उसके पास 50 रुपये बच रहे हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं? 450। तो इसका मतलब 50x किसके इक्वल आएगा? 450 के। x की वैल्यू निकालो, यहाँ से 9 आ गई। पूछा क्या उन्होंने कि मोहन के पास कितने पैसे थे, मोहन की इनकम कितनी थी। अब वो हमने 100 मानी थी ना, अब ये 100x है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो 9, तो ये 900 आ जाएगा आंसर। मोहन के पास टोटल कितने पैसे थे? 900। मोहन की इनकम थी 900। आई थिंक समझ आया होगा आप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्वेश्चन, देखो। ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 130 क्वेश्चंस, जस्सी आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 65 क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, मैं ना इस पूरे को इकट्ठा नहीं पढ़ती हूँ, मैं लाइन वाइज चलूँगी, लाइन वाइज सॉल्व करते चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सॉल्व करते हुए। देखो, उन्होंने बोला एक टेस्ट है, उसमें 130 क्वेश्चन है, तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 130। अब उन्होंने बोला जस्सी आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 65 क्वेश्चंस करेक्टली। जस्सी ने पहले 65 क्वेश्चंस में से 40% के उत्तर सही दिए। अब पहले 65 क्वेश्चंस, टोटल 130 है, इसको मैं 65 दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले 65 क्वेश्चंस बोला है ना। तो 65 क्वेश्चंस में से उसने 40% के आंसर सही दिए हैं, तो आपको 65 का पहले 40% निकालना पड़ेगा। कितना होता है? निकाल लो, आता होगा आपको निकालना, मैंने बताया है पीछे। देखो, 65 का 40% निकालना है, इसको सॉल्व करो। 5 कितना आ जाएगा? 26। 65 का 40% हुआ 26, तो उसने 26 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर सही दिए हैं। 26 क्वेश्चंस हैं करेक्ट। ओके, इतना समझ आ गया सबको? अब आगे हम लाइन पढ़ते हैं। 1 मिनट, ज़रा मैं ऊपर क्वेश्चन साफ़ कर देती हूँ। हाँ जी, चलिए। तो देखो यहाँ पर अब आगे क्या बोला है। देखो, यहाँ तक तो हमने कर लिया कि 40% ऑफ द फर्स्ट 65 क्वेश्चंस करेक्टली।
व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ अदर 65 क्वेश्चंस। इन 65 क्वेश्चंस का परसेंट पूछा हुआ है हमसे। डज शी नीड टू आंसर करेक्टली सो दैट ऑन एंटायर एग्ज़ाम शी गेट 60%। हिंदी में देख लो एक बार। संपूर्ण परीक्षा में 60% हो। संपूर्ण परीक्षा मतलब पूरे टेस्ट में। पूरा टेस्ट कितने क्वेश्चंस का है? 130 क्वेश्चंस का। 130 क्वेश्चन में कितने होने चाहिए उसके? 60% सही होने चाहिए। संपूर्ण परीक्षा में उसके 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से, शेष 65 प्रश्न ये वाले हैं, इनमें से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। यहाँ पर बताना है कि कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब देखो कैसे करें हम इस क्वेश्चन को। हमें इतना पता है कि एक टेस्ट है, उसमें टोटल क्वेश्चन 130 हैं। 130 में से पहले जो 65 क्वेश्चंस हैं उनमें 40% सही हैं उसके। तो हमने निकाल लिया कि 65 क्वेश्चंस का 40% कितना होगा? 26। मतलब 65 क्वेश्चंस में से 26 क्वेश्चन सही हैं उसके। अब जो बचे हुए 65 क्वेश्चंस हैं उनमें वो कितने सही करे ताकि पूरे पेपर में उसके 60% सही हो जाएं। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब ये वाली परसेंटेज हमें दिए, देखो 60%। हम निकाल सकते हैं ना कि 130 क्वेश्चनों का 60% कितना होगा। निकालो कितना होना चाहिए 130 का 60%। एक 130 का 60% निकालना है। 2 3s 2 5s 78 78 आ रहा है। ओके, इट मीन्स पूरे टेस्ट में 78 क्वेश्चंस उसके सही होने चाहिए। ओके, इतना हमें पता लग गया। सेवेंटी एट यहाँ लिख लो साइड में कि 78 सही होने चाहिए टोटल। ये पता लग गया, करेक्ट होने चाहिए 78, तब 60% आएंगे उसके। चलो, अब बचा क्या है फाइंड आउट करने को कि ये जो 65 क्वेश्चंस है इसमें वो कितने सही करें। अब आपको सिंपल हो गया क्वेश्चन, आपको पता लग गया कि पूरे टेस्ट में उसके कितने सही होने चाहिए, 78 सही होने चाहिए। और हमें ये भी मालूम है कि पहले 65 में से 26 वो सही कर चुकी है, तो कितने और सही करे? 78 में से 26 निकाल दो, कितने बचे? 52। मीन्स अगले जो ये 65 क्वेश्चंस थे, अगले 65 क्वेश्चंस ये वाले थे, इनमें उसको 52 करेक्ट करने पड़ेंगे, तभी टोटल 78 आएगा, है ना। पहले 65 में 26 सही हो गए, अगले 65 में अगर 52 सही हो गए तो टोटल 78 हो जाएगा। अब इतना तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज पूछी है। ये जो 52 क्वेश्चंस है ना, इनकी परसेंटेज पूछी है कि परसेंट में कितने हैं ये। तो मैं बता देती हूँ परसेंट कैसे निकालना है इनका। 52 करेक्ट आउट ऑफ 65, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, कितना परसेंट आ रहा है। काट लेंगे हम इसको, 5 से कट जाएगा। फाइव 20s 13 4s, दिस इज 80%। 80% इज द आंसर।
बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना मैथमेटिकल क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट वाला, वैसा क्वेश्चन है ये। 80% इज़ द आंसर। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। If his income and expenditure are increased by 20% and 10%, then find percent change in his savings। बोलते एक मैन है, वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। अगर उसकी इनकम और उसका खर्चा 20% और 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सेविंग्स में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने बोला, लाइन वाइज चलेंगे हम। देखो, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। अब मुझे यही नहीं पता उसकी इनकम कितनी है। अब आप सबके दिमाग में आएगा 100 मान लो, है ना। तो इनकम 100 मान लेंगे। एक मिनट, ओके, चलो इनकम 100 मान लो। अब उन्होंने बोला अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। 100 का 75% 75 ही होगा, तो उसका खर्चा आ गया 75 रुपये वो खर्च कर रहा है। ओके, मैं इसको ना थोड़ा उसमें लिखती हूँ, एक मिनट, टेबल वाइज में, ताकि आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। वेट, यहाँ मैं लिखूँगी इनकम, यहाँ मैं लिखूँगी एक्सपेंडिचर, यहाँ मैं लिखूँगी सेविंग, क्योंकि उन्होंने इन तीनों की बात की है क्वेश्चन में, है ना। चलो, इनकम हमने 100 मान ली, खर्चा उसका 75 आ गया। अगर 100 रुपये में से वो 75 रुपये खर्च कर रहा है तो बचे कितने उसके पास, 25 रुपये। 25 रुपये उसकी सेविंग आ गई। ओके, अब देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब उन्होंने बोला इनकम और एक्सपेंडिचर 20% और 10% बढ़ाना है। मतलब इनकम उसकी 20% बढ़ा दो, 20% इंक्रीज़ कर दो, और जो खर्चा है वो 10% इंक्रीज़ करना है। 10%। और फिर निकालना क्या है कि सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है। ओके, अब देखो, इनकम पहले 100 थी, अब 20% इंक्रीज़ करनी है। 100 का 20% 20 होता है, तो 20 बढ़ा दो, अब इनकम हो गई 120। ऐसे ही खर्चे पे आते हैं। खर्चा जो है वो 10% बढ़ाना है। अब 75 रुपीज़ था पहले खर्चा, अब 10% बढ़ा दो। 75 का 10% आपको निकालना पड़ेगा, कितना होगा, निकाल सकते हो आप। देखो, 75 का 10%, ईजी है ना निकालना। $7.5 मीन्स जो खर्चा है वो 7.5 रुपये बढ़ गया। 7.5 रुपये बढ़ा दो, कितना आएगा। हाँ जी, निकाल लिया आपने। मैंने आपको बता दिया कि 75 का 10% 7.5 आएगा, तो हमने 7.5 रुपये बढ़ा देना है, ये आ गया 82.5। अब सेविंग कितनी आ जाएगी,
₹120 अब इनकम है, 82.5 खर्चा है, जो बचेगा वो सेविंग होगी। माइनस कर दो दोनों को, 120 में से 82.5 माइनस कर दो, 5 यहाँ 7 और यहाँ 3, 37.5 सेविंग आएगी। यही आ रही है ना सबकी। चलो तो हम यहाँ लिख देते हैं सेविंग की जगह 37.5। ओ सॉरी, पूरा कट ही हो गया, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ। पहले सेविंग थी 25, अब सेविंग है 37.5। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि सेविंग में कितने % का चेंज आ रहा है। अब कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे आप देखो, दोनों को माइनस करके पता लग जाएगा कितने का चेंज आ रहा है। माइनस कर लो दोनों को, 37.5 और 25, चेंज आ रहा है 12.5 का। अब ये जो 12.5 का चेंज आ रहा है, ये हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना होगा। आंसर तो आ गया 12.5, बट परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 12.5 का चेंज है। अब ये परसेंटेज में बताना है, तो 12.5 और नीचे हमेशा ओरिजिनल वाला आता है। ओरिजिनल सेविंग कितनी थी, पहले की सेविंग 25, और गुना कर दो 100 से, 4 से चला गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 50%। 50% इज द आंसर। सेविंग में 50% का चेंज आ रहा है। क्या किया हमने क्वेश्चन में, सबसे पहले इनकम 100 मान ली। अगर इनकम 100 है, उसका 75 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 25। सेविंग थी उसकी 25, पर बाद में क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, कितनी, 20%। तो अब इनकम 120 हो गई, और खर्चा भी बढ़ गया 10%, तो खर्चा ₹7.5 बढ़ गया, मतलब हो गया 82.5। अगर अब इनकम 120 है, खर्चा 82.5 है, तो उसकी सेविंग हुई 37.5। अब हमें जो बताना है वो सिर्फ सेविंग्स में बताना है कितने का चेंज आ रहा है। पहले सेविंग 25 थी, अब सेविंग 37.5 है। चेंज कितने का आ रहा है, 12.5 का। तो ये जो 12.5 का चेंज है, ये परसेंटेज में कितने का हुआ, 50% का। 50% इज़ द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, पर ये मैंने इसीलिए लिया है, यहाँ पर है तो सेम ही है, बट लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो कैसी है, 37 1/2। अब ऐसी परसेंटेज देख के ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ हम 100 नहीं मानेंगे इनकम। जहाँ पर सिंपल होगी वहाँ तो 100 मान के हो जाएगा, पर जब ऐसी परसेंटेज आ जाती है तो हम 100 नहीं मानते। और आपके दिमाग में अब ये भी चीज़ आ गई होगी, तो क्या मानेंगे, देखो 37 1/2% इक्वल टू किसके होती है, 3/8 के, इसी फ्रैक्शन के इक्वल होती है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें कुछ भी अज्यूम करना होता है तो हम डिनोमिनेटर वाला नंबर अज्यूम कर लेते हैं, 8। तो मैंने इनकम ही अज्यूम करनी है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला है इनकम का 37.1/2% वो खर्च कर रहा है, तो हम इनकम मान लेंगे, इनकम है 8, और खर्चा, अगर इनकम 8 है तो 8 का 37.1/2% 3 होगा। 3 रुपये वो खर्च कर रहा है। अब सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई 5। ऐसे हमारा टेबल बन गया जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था। अब देखो, ओ सॉरी, फिर से कट हो गया, 1 मिनट। हाँ जी, तो इनकम 8, एक्सपेंडिचर 3, सेविंग 5। अब आगे पढ़ो, उन्होंने बोला जो इनकम है उसको 12% बढ़ाना है। इनकम को
12% बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, और खर्चे को 15% बढ़ाना है, 15% इंक्रीज़ करना है, और फिर बताना है कि सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखो 8 है इनकम, 12% बढ़ानी है। अब 8 तो बहुत ही छोटा नंबर है, 8 का 12% पॉइंट्स में ही चला जाएगा। निकाल तो सकते, आंसर तो आ ही जाएगा, बट क्वेश्चन डेसिमल में आएगा, कैलकुलेशन हमें दिक्कत देगी। हमने क्या करना है, ये हमारे पास ना रेशियो ही होती है, क्योंकि हम अपनी तरफ से मान रहे हैं ना, 3/8 भी तो रेशियो ही है ना। तो जब भी हम रेशियो लेते हैं हम उसको जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ, जैसे 1:1:1 होता है, आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हो, पर होता ही है कि हमें बराबर इंक्रीज़ करना होता है। अगर मैं इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, तो ये 100:100 आ गया, है ना। जितना मर्जी बढ़ा दो, चाहे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, हम रेशियो को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, पर एक ही रूल है कि तीनों रेशियोज़ हैं, जितनी भी रेशियोज़ हैं उनको बराबर बढ़ाना होता है। अब देखो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अब हमारा ये जो इनकम है ना, ये बहुत ही छोटा नंबर है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे नंबर को, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाए, हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। हम क्या करेंगे, तीनों रेशियोज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 800 हो गई, 300 और ये 500, नंबर बढ़ा दिया हमने, क्योंकि 800 का 12% निकालना ईजी है ना। और अब मैं निकाल के नहीं बताऊंगी कि कैसे निकालना है, आपको अब पता हो जाना चाहिए। तीसरी क्लास चल रही है हमारी परसेंटेज की, तो अब तक तो आपको पता ही हो जाएगा कि कैसे निकालेंगे। 800 का 12% आप निकाल लोगे, तो 800 का 12% निकाल लो। पहले टाइम दे रही हूँ मैं आपको। मैं भी निकाल के बता दूंगी आपको यहाँ पे, बस मैंने टाइम दिया आपको कि आप निकाल लो। देखो 800 का 12% 96 रुपीज़, ये तो दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि हाँ 96 आएगा। तो 96 रुपीज़ अब इंक्रीज़ हो गए, तो इनकम हो गई 896। ऐसे ही जो खर्चा है वो 15% बढ़ाना है, 300 का 15% 45 आएगा, 45 आएगा, तो अब खर्चा हो गया 345। अच्छा, सेविंग क्या आ जाएगी फिर, 896 इनकम है, 345 खर्चा है, अब तो बचा कितना, 551, ये सेविंग आ गई। देखो पहले सेविंग कितनी थी, 500, अब सेविंग कितनी है, 551। कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पे, यही तो क्वेश्चन है कि कितने का चेंज आ रहा है, 51 रुपीज़ का चेंज आ रहा है। और ये जो 51 रुपीज़ का चेंज आ रहा है, ये हमें परसेंटेज में बताना है कितना होगा। 51 का चेंज है, ओरिजिनल सेविंग कितनी है 500, और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे। आंसर आएगा आपके पास 51/5। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10 1/5%। दिस इज़ द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंपल जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे क्लैरिकल वगैरह, पटवारी एग्ज़ाम, क्लैरिकल, है ना, पुलिस के जो होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या चेंज है देखो, उन्होंने बोला अ मैन स्पेंड 9000 रुपीज़ ऑफ हिज इनकम, 13,500। अब पहली लाइन में हमें इनकम और खर्चा दे दिया है। उन्होंने बोल दिया कि 13,500 उसकी इनकम है, तो उसका खर्चा है 9,000। ओके, अब
चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ कि इनकम मैं इसकी 13,500 ही लिख दूँ, खर्चा 9,000 ही लिख दूँ और जितना बचेगा वो सेविंग लिख दूँ, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं बता देती हूँ आपको, इनकम दी है 13,500, खर्चा है 9,000। जब आप दोनों को माइनस करोगे सेविंग आ जाएगी। पर इसमें बात ये है कि यहाँ पर बोला है जो इनकम है वो 14% इंक्रीज़ करनी है। अब 13,500 का 14% जब निकालोगे तो टाइम लगेगा। बात यह है कि टाइम नहीं लगाना हमने। अब टाइम कैसे बचा सकते हैं? ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, मैंने बोला ये रेशियोज़ होती हैं। रेशियोज़ होती हैं तो आप रेशियोज़ को काट सकते हो ना, रेशियोज़ कट हो जाती हैं तो इसको कट कर दो, जितना कट सकता है काट दो। पहले मैं नीचे वाला क्लियर करती हूँ आपके लिए, ये हम बाद में लेंगे। पहले हम रेशियो इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। देखो 135 और 90 कट जाएगा 3 से, 330, 45, 5 9 ज़ा, 5 6 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3:2 आ रही है इनकम और एक्सपेंडिचर। अब मैं यही रेशियो लेके करूँगी क्वेश्चन, क्योंकि ये लेती तो इसका 14% 7% निकालना थोड़ा लंबा चला जाता क्वेश्चन। हम 3:2 लेके करेंगे। देखो अब मैं 3:2 ही लिख देती हूँ यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर की जगह, और फिर करते हैं क्वेश्चन। 3 और यहाँ 2 और सेविंग कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ पर 14% इंक्रीज़ करना है और एक्सपेंडिचर में 7% इंक्रीज़ करना है। अब मैंने आपको बोला था रेशियो है, आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, इसको 300 ले लो, इसको 200 ले लो, ये 100 आ गया। तीनों रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 300 का 14% निकालना बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि राउंड फिगर आ गई ना। 300 का 14% निकाल लेंगे, कितना आएगा 42 आ जाएगा। अब इनकम हो गई 342। ऐसे ही खर्चा 200 का 7% बढ़ाना है। 200 का 7% 14 रुपये आ जाएगा। 14 रुपये बढ़ा दो तो अब खर्चा आ गया 214 रुपये। अच्छा तो सेविंग कितनी आएगी? 342 इनकम है, 214 रुपये खर्चा है, तो ये आ जाएगी 28 रुपये सेविंग। यही आ रहा है, 1 मिनट। 128, 128 रुपये सेविंग। अब देखो सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है, पहले 100 रुपये थी, अब 128 है, 28 रुपये का चेंज आ रहा है। ये 28 रुपये का चेंज आप परसेंटेज में बता सकते हो। 28 और नीचे ओरिजिनल सेविंग कितनी है 100, और गुना भी कर दो 100 से, तो 28% ही आंसर आ जाएगा। हमारी सेविंग आ गई 28%। डन, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चंस थे, तो मैंने करवा दिए कि डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो करना क्या था, 5/3 से गुना करना था किसी नंबर को,
पर हमने गलती से उसे 3/5 से कर दिया, तो एरर तो आएगा ना। यही एरर बताना है कि परसेंटेज में कितना है। अब मैं पहले ना ओरिजिनल लिखती हूँ यहाँ पर कि करना किससे था मल्टीप्लाई, ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई करना था हमने 5/3 से किसी नंबर को, वो नंबर हमें मालूम नहीं है। बट हमसे गलती क्या हुई, एरर क्या हुआ कि हमने उस नंबर को 3/5 से गुना कर दिया। कोई नंबर है, उसको 5/3 से गुना करना था, पर हमने गलती से उसको 3/5 से कर दिया। इतना सबको समझ आ गया। अब बात ये है कि अगर हमें ये नंबर पता चल जाए जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना था, तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर में कितनी वेरिएशन आ रही है ना। अब बात ये है कि ये नंबर कैसे पता चलेगा। नंबर जब पता ही नहीं है तो अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना अपनी तरफ से। अब आप ऐसा नंबर अज्यूम करो जो यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 है, तो 3 और 5 दोनों के टेबल में कॉमन हो, ऐसा कोई नंबर अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी फिर। अब वो नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 15, जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है ना। तो हमने मान लिया कि वो नंबर कितना है, 15 है, कि इनको हमें 15 से गुना करना था इन दोनों को, तो मैंने वो नंबर 15 मान लिया। अब देखो आंसर देखते हैं कितना वेरिएशन आएगा आंसर में। यहाँ पर आ रहा है 25 और यहाँ पर आ रहा है 9। ओके, तो ओरिजिनली आंसर कितना आना चाहिए था, 25, बट गलती करी हमने तो आंसर कितना आ रहा है, 9। कितने की गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 25 और 9 में कितने का फ़र्क है, 16 का फ़र्क है। 16 का फ़र्क आ रहा है, मतलब 16 का एरर आ रहा है, 16 की गड़बड़ हो रही है ना। अब ये जो एरर आ रहा है 16 का, ये परसेंटेज में बताना है कितना है। कैसे करेंगे, 16 का एरर है, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। ओरिजिनल कितना है, 25, गुना कर दो 100 से, आंसर आ गया 64%। 64% इज़ दी परसेंटेज एरर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से, लिख लेना है कि ओरिजिनली नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था और हमने गलती क्या करी है किससे मल्टीप्लाई करके। फिर कोई एक नंबर अज्यूम कर लेना है, ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उन दोनों के टेबल में कॉमन हो, ताकि बाद में वो कट जाए, है ना। तो हमने 15 अज्यूम कर लिया, तो सॉल्व किया तो यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। गड़बड़ कितने की हुई, 16 की। 16 की गड़बड़ परसेंटेज में बतानी है, 64% आ गया। चलो ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ़ प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्लास फर्स्ट में करवा चुकी हूँ, जो परसेंटेज का पार्ट 1 है ना, उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क तो है, तो मैं बता देती हूँ कि फ़र्क क्या है, करना उसी मेथड से है। देखो सबसे पहले बोला कि जो चीनी है उसका मूल्य 30% घटाना है। अब मुझे चीनी का मूल्य पता ही नहीं है कितना है, और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 30% और 10% है, तो आप 100 मान के ये क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। अब मैंने प्राइस मान लिया 100 है चीनी का, कितनी चीनी का, 1 किलो का मान लिया। अब उन्होंने बोला कि जो प्राइस है वो 30% घटाना है, 30% घटाना है, तो न्यू प्राइस क्या आ जाएगा, नया प्राइस है चीनी का, 30% घटा दो, 70 रुपये हो गया। अब 70 रुपये की 1 किलो चीनी मिल रही है, सस्ती हो गई चीनी। अब उन्होंने आगे बोला है हाउ मच % अ हाउस वाइफ शुड इंक्रीज हर कंजप्शन।
खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए, कि जो एक्सपेंडिचर है वो 10% घटाना है, खर्चा 10% घटाना है। देखो, पहले हम चीनी पे 100 रुपये खर्च रहे थे, हमारे घर में 100 रुपये की 1 किलो चीनी आ रही थी, है ना। तो हमारा खर्चा था 100 रुपये। अब चीनी सस्ती हो चुकी है, चीनी सस्ती हो गई है। पहले हम 100 रुपये खर्च रहे थे चीनी पे, अब 70 रुपये की 1 किलो आ रही है, सस्ती हो गई ना। तो हमारा जो खर्चा है वो भी तो कम हो गया चीनी पे। पर यहाँ पर अगर देखा जाए 100 से 70 रुपये तो 30% कम हो गया हमारा खर्चा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, खर्चा 10% घटाना है। ध्यान से पढ़ो ये लाइन को। पहले आप यहाँ देख लो, प्राइस आपने 100 रुपया माना था 1 किलो चीनी का, मतलब हमारे घर में 100 रुपये की 1 किलो चीनी आ रही थी, हम 100 रुपये खर्चा कर रहे थे चीनी पे। अब चीनी सस्ती हो गई है, प्राइस कम हो गया, 70 रुपये की 1 किलो मिल रही है, अब हम 70 रुपये खर्च रहे हैं चीनी पे। तो 100 और 70 में तो 30 का फ़र्क है, तो 30% हमारा खर्चा कम हो गया। पर 30% नहीं होना चाहिए कम, उन्होंने बोला कि खर्चा सिर्फ 10% घटाना है। 10% घटाने का मतलब क्या हुआ, अगर पहले आप 100 रुपये खर्च रहे थे तो अब कितने खर्चने हैं, 90 रुपये, तभी 10% घटेगा ना खर्चा। तो अब देखो, अगर अब मार्केट में 70 रुपये की 1 किलो चीनी है तो 90 रुपये की हमें कितनी मिलेगी। पहले हम 1 रुपये की निकाल लेते हैं, 1 रुपये की 1/70 किलो आ गई, 90 रुपये की आ जाएगी 1/70 गुना 90, मतलब 9/7 किलो। ठीक है, तो कितने का चेंज आ रहा है खपत में, खपत यही है ना, पहले 1 किलो चीनी आप यूज़ कर रहे थे, अब 90 रुपये की कितनी मिलेगी, 9/7 किलो। कितने का चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है हमारे पास 2/7 किलो का, है ना। 1 और 9/7 को माइनस करके पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर चेंज है 2/7 किलो का। ये जो चेंज आ रहा है ये परसेंटेज में बताना है। 2/7 किलो का चेंज है, नीचे ओरिजिनल 1 kg है, गुना कर दो 100 से, 200/7%। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 28 4/7%। दिस इज़ द आंसर। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़े से हाई लेवल में आते हैं आजकल, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, अपग्रेड हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोटे एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से समझना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना है आपने। और जब भी आप ये क्लास देखो तो पिछली जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो ज़रूर देखना है पहले, फिर इस क्लास पे आना है। अगर आप ये तीनों पार्ट देख लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा जो परसेंटेज चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी टाइप्स करवा दी हैं इसमें। और आगे भी जो टाइप्स अब रह गई हैं थोड़ी सी हाई लेवल की, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं या रेलवे एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स अब बची हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊँगी। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो जो मैंने पढ़ाया है, तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो भी पढ़ना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना है ज़रूर। और एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास देख पाओ। तो थैंक यू, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।